प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस फैसले की जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरी बीजेपी अब सवाल उठा रही है। पिछले 1-2 दिनों से आपने कच्चाथीवू द्वीप का नाम शायद सुना होगा। कच्चाथीवू द्वीप को लेकर ही मोदी सरकार अब कांग्रेस और डीएमके को घेर रही है। वो इंदिरा गांधी पर निशाना क्यों साध रहे हैं, ये बताने से पहले आपको कच्चाथीवू के बारे में जानना जरूरी है। तमिलनाडु में भारत के समुद्र तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच समुद्र में एक टापू है। इसका नाम है कच्चाथीवू द्वीप। ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप भारत श्रीलंका के बीच पाकिस्तान जलडमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला हुआ है। कच्चाथीवू द्वीप तमिलनाडु के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में मौजूद है और भारत के तट से इसकी दूरी 33 किलोमीटर है। श्रीलंका के ये उत्तरी सिरे पर मौजूद है। श्रीलंका के जाफना से इसकी दूरी करीब 62 किलोमीटर है। कच्चाथीवू द्वीप निर्जन है, यानी यहां पर इंसानी आबादी बिल्कुल नहीं है। इस द्वीप पर सिर्फ और सिर्फ एक इमारत है। वो इमारत भी एक चर्च है जिसका नाम सेंट एंथनी है और इस चर्च को अंग्रेजों ने बनवाया था। भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के पादरी इस चर्च का संचालन करते हैं। इसी कच्चाथीवू द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तत्कालीन इंदिरा सरकार पर निशाना साधकर कांग्रेस को अब घेर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की ओर से इस द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया गया था। इसके जवाब में मिले दस्तावेज से पता चलता है कि 1974 में कच्चाथीवू द्वीप तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए लिखा, आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चाथीवू को छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले 75 सालों से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। कांग्रेस पिछले 75 सालों से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। कल मेरठ की चुनावी रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवू का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा था। कच्चाथीवू ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्चाथीवू द्वीप का जन्म 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी के लावे से हुआ था। मध्यकाल में इस द्वीप पर श्रीलंका के जाफना साम्राज्य का कब्जा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में ये मदुरई के राजा रामनाथ की जमींदारी के हाथों में चला गया था। कच्चाथीवू द्वीप पर मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसीलिए 1921 में श्रीलंका ने, जो उस वक्त सिलोन था, पहली बार इस द्वीप पर दावा किया। भारत सरकार ने कई दशकों तक इस दावे का विरोध किया, लेकिन 1974 में भारत श्रीलंका के बीच समुद्री समझौता हुआ। इंदिरा गांधी ने कच्चाथीवू द्वीप पर दावा छोड़ते हुए श्रीलंका को यह द्वीप सौंप दिया। हालांकि समझौते में भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर आराम करने, जाल सुखाने और बिना वीजा के द्वीप पर बने चर्च तक जाने की अनुमति दी गई। यानी भारतीय मछुआरों को इस द्वीप से संबंधित सीमित अनुमति दी गई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि इस द्वीप का कोई भी रणनीतिक महत्व नहीं है। ऐसे में उन्होंने इस द्वीप को श्रीलंका सरकार को दे दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि इस द्वीप पर भारत अपने दावे को खत्म कर श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चाथीवू पर इंदिरा के फैसले पर सवाल उठाकर तमिलनाडु की तमिल संवेदनाओं को अपने पक्ष में करने का दांव चला था।
कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद कच्चाथीवु द्वीप इस वक्त भारत की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। तमिलनाडु में एंट्री के लिए बीजेपी ने कच्चाथीवु के जरिए रास्ता ढूंढ लिया है। During the Indira Gandhi's regime, then government has handed it over to Sri Lanka. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भी सामने आए और कहा कि कच्चाथीवु को लेकर देश के सामने सच बाहर आना चाहिए। We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation. लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कि विदेश मंत्री देश को गुमराह कर रहे हैं। वो 2015 के आरटीआई के जवाब की बजाय ताजा आरटीआई का हवाला दे रहे हैं, जिसमें सच छिपाया गया। Why did Mrs. Indira Gandhi acknowledge that it belonged to Sri Lanka? Why? Because there were millions of Tamils, actually 6 lakh Tamils, who were suffering in Sri Lanka. They had to come to India as refugees and settle here. As a result of this settlement, 6 lakh Tamils came to India. कांग्रेस ने ये भी दावा किया कि कच्चाथीवु द्वीप पर भारतीय मछुआरे मछलियां पकड़ते थे, लेकिन 2014 के बाद से ये बंद हो गया। इन्हें इतना नहीं पता कि 2014 तक इस आइलैंड के आसपास फिशिंग राइट्स थे। 2014 के बाद वो फिशिंग राइट्स क्यों चले गए, इन्हें जवाब देना है। कटघरे में इन्होंने खुद अपने आप को खड़ा कर दिया और बेचारे जयशंकर जी, अब उनको मजबूरी है, उनको जवाब देना पड़ता है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। बीजेपी कच्चाथीवु द्वीप को लेकर इंदिरा गांधी के बहाने गांधी परिवार पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इंदिरा गांधी की शहादत का जिक्र किया। देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। कौन लीडर ऐसा बताओ। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने कच्चाथीवु द्वीप को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। पिछले साल अगस्त में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चाथीवु पर कांग्रेस को घेरा था। तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कच्चाथीवु द्वीप पर इंदिरा गांधी के फैसले पर सवाल उठाने से विपक्ष भी अब बीजेपी पर हमलावर है। जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, वो महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, यह आरोप लगाया गया कि वो आइलैंड जो है वो हमने श्रीलंका को सीड कर दिया। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर मोदी सरकार को घेरती है। अब बीजेपी ने भी कच्चाथीवु का चिन्ह बाहर निकाल लिया है। इस बहाने एक बार फिर इंदिरा गांधी निशाने पर हैं। अब सवाल उठता है कि कच्चाथीवु द्वीप क्या भारत के लिए इतना अहम है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर लगातार इंदिरा गांधी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कच्चाथीवु द्वीप बहुत छोटा जरूर है, लेकिन अगर ये भारत के पास होता तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा कच्चाथीवु तक होती। भारत के मछुआरे बिना रोक टोक वहां मछली पकड़ सकते थे, लेकिन अभी भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई होती है। इस द्वीप पर आज भी जब मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो श्रीलंकाई सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अगर कच्चाथीवु द्वीप भारत के पास होता तो द्वीप पर भारत की नौसेना की पहुंच होती। भारत की सेना कच्चाथीवु द्वीप पर सैन्य अभ्यास कर सकती थी। यही नहीं, कच्चाथीवु द्वीप का एक धार्मिक कनेक्शन भी है। कच्चाथीवु द्वीप समुद्र के नीचे राम सेतु के बीच में पड़ता है।
बीजेपी कच्चथीव को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को बांग्लादेश से जमीन समझौते की याद दिलाई। दरअसल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को लागू करने के लिए संसद में पारित नहीं किया गया था। वर्ष 2015 में मोदी सरकार न बांग्लादेश से सीमा विवाद को खत्म करने के लिए उस समझौते को संसद से सर्वसम्मति से पारित करवा लिया। इस समझौते के तहत भारत ने बांग्लादेश को 17,158 एकड़ जमीन दी। बदले में बांग्लादेश की 7,110 एकड़ जमीन भारत के हिस्से में आई। इस समझौते की बदौलत भारत के नागरिक भारतीय जमीन पर लौट आए। उनकी कर रहे हो जो इस दुनिया में नहीं है, जरा अपना जवाब दो। क्या लद्दाख में, डोकलाम में आपके एमपी ने ये नहीं कहा है? आपका एमपी, स्थानीय एमपी, उसने ये नहीं कहा है कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन ले लिया है, आज आप गश्त नहीं कर पा रहे हो, आपकी सेनाएं नहीं जा रही, लगातार वार्ता पे वार्ता, 20 से ज्यादा सैनिक वार्ताएं हो चुकी हैं और 21 जवानों की शहादत के बाद आप सफाई दे रहे हो, क्लीन चिट दे रहे हो और आपका एमपी कह रहा है कि ये गलत है। आपने जवानों की लाशों का बदला लेने की जगह सर झुका के आप नाम लेने से डरते हो चीन का, उससे व्यापार बढ़ा रहे हो। मैडम सर में अब बात दो मैडम की करेंगे जिनके पति इस समय जेल में हैं। दोनों महिलाएं इन दिनों देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, चर्चा के केंद्र में हैं। दोनों ने अपने पतियों की राजनीतिक विरासत की बागडोर थाम ली है। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आज इस मंच से मैं भारत की 50% महिला आबादी एवं 9% आदिवासी समाज के आवाज के रूप में आप सभी के समक्ष खड़ी हूँ। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। झारखंड झुकेगा नहीं। तो आपने देखा कैसे 2 मुख्यमंत्री जो कि जेल में बंद हैं, उनकी पत्नियों ने मोर्चा संभाला और मंच से जनता से अपील की कि आप ही सबसे बड़ी अदालत हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 10 दिन ईडी की कस्टडी में रहने के बाद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की कमान कौन संभालेगा, अरविंद केजरीवाल की जगह कौन लेगा। अरविंद के वारिस के तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के नाम भी उछले, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद सामने आए एक वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। इस वीडियो के जरिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जनता से मुखातिब हुई, ठीक उसी तरह से जैसे अरविंद केजरीवाल किया करते हैं। लेकिन इस बार उनकी कुर्सी पर पार्टी का कोई नेता नहीं, बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी थी। वीडियो के फ्रेम में दोनों तरफ तिरंगा था। दीवार पर शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी। सब कुछ वैसा ही था जैसा अरविंद केजरीवाल के वीडियो में होता है। करोड़ों लोगों की दुआएं वीडियो में सुनीता केजरीवाल अपने पति के ही अंदाज में दिखी और उन्हीं के अंदाज में बयान जारी किया। साथ ही अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। नमस्कार। इसके बाद सुनीता केजरीवाल 27 मार्च को दोबारा सामने आई और ईडी की कार्रवाई के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं।
मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? 29 मार्च को सुनीता केजरीवाल एक बार फिर मीडिया के सामने आई और केजरीवाल को आशीर्वाद दो कैंपेन की शुरुआत की। इन वीडियोस से ये साफ हो चुका था कि अरविंद की जगह सुनीता ही लेंगी। ज्यादातर राजनीतिक दलों की ही तरह अरविंद केजरीवाल ने भी पार्टी नेतृत्व की बजाय अपने परिवार पर ही भरोसा किया। ये स्पष्ट हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल की विरासत कौन संभालेगा और जो बची खुची कसर बाकी रह गई थी वो 31 मार्च को रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में पूरी हो गई। सुनीता केजरीवाल रैली के मंच पर अगली कतार में बैठी दिखी। उनके एक तरफ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सुनीता केजरीवाल के पीछे बैठी दिखाई दी। इंडिया गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल ने अरविंद की 6 गारंटियों का ऐलान किया और सियासी तेवर भी दिखाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। सुनीता बिल्कुल अपने पति के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो भी अरविंद केजरीवाल की ही तरह IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल 1994 बैच की IRS अफसर हैं और 22 साल तक आयकर विभाग में काम कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल 1995 बैच के IRS अफसर हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही सुनीता और अरविंद की मुलाकात हुई थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली। 2006 में अरविंद केजरीवाल ने IRS से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में उतरे, जबकि सुनीता केजरीवाल 2016 तक नौकरी करती रहीं। इसके बाद उन्होंने VRS ले लिया और अरविंद की मदद करने लगी। सुनीता केजरीवाल जैसी कहानी कल्पना सोरेन की भी है। कल्पना सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है और वो पूरी ताकत के साथ अपने पति की राजनीतिक विरासत संभालने में जुटी हुई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कल्पना सोरेन ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी की। दोनों के पति ईडी के शिकंजे में हैं और फिलहाल अलग अलग जेलों में बंद हैं। सुनीता और कल्पना ने बेहद गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया और कहा कि ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ जो लड़ाई उनके पतियों ने शुरू की है वो उसे मिलकर लड़ेंगी। सुनीता हो या कल्पना, दोनों ही कुछ महीने पहले तक राजनीति से दूर थीं। दोनों सिर्फ अपने पतियों के चुनाव प्रचार के दौरान ही दिखा करती थीं, लेकिन बदले सियासी हालात में दोनों को फ्रंट फुट पर आकर अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी थे, लेकिन मंच पर अगली कतार में कल्पना सोरेन की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन का असल सियासी उत्तराधिकारी कौन है। इंडिया गठबंधन के मंच पर बोलते हुए कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार और बीजेपी को जमकर चुनौती दी और एक मंझे हुए नेता की तरह अपनी बात रखी। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। जिस ढंग से आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस ढंग से आज महंगाई 7वें आसमान पर है, जिस ढंग से पूरे देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि असली फैसला जनता की अदालत में होगा। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। आप जनता जनार्दन है, आप महाअदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। आमने सामने खड़ी तानाशाह ताकत को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। कल्पना के तेवर, उनकी परिपक्वता देखकर ये कहा जा सकता है कि वो हेमंत सोरेन का विकल्प बन सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्टी के नेता उनका नेतृत्व कबूल करेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाते ही उनकी भाभी सीता सोरेन पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। ऐसे में सियासत का ये सफर कल्पना सोरेन के लिए कांटों भरा हो सकता है।
तो चाहे कल्पना सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में उनको लोगों ने ज्यादा जाना ना हो, ज्यादा देखा ना हो, लेकिन अब क्योंकि वो राजनीति यानी सियासत में उतर आई हैं और कल जिस तरीके से रामलीला मैदान में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, कहीं से लग नहीं रहा था कि वो किसी राजनीति के क्षेत्र में पहली बार इस तरह का भाषण दे रही हो। उधर अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें तो बिल्कुल सुनीता केजरीवाल की भी भाषा, उनके तेवर जो थे वो किसी नेता से कम नहीं थे। ये तस्वीर जो मैं आपको इस समय दिखा रही हूं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची। किस गर्मजोशी से वो मिली, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। 2 दिन पहले माफिया मुख्तार अंसारी को दफना दिया गया। इस दौरान गाजीपुर में लोगों का हुजूम उमड़ था, मगर उस भीड़ से मुख्तार की बेगम गायब थी। तो शुक्रवार को जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। मुख्तार के जनाजे में उसकी बेगम अफशा अंसारी नहीं आई। अफशा अंसारी बीते कई महीनों से फरार चल रही है। गिरफ्तारी के डर से वो अपने शौहर के जनाजे में भी नहीं पहुंची। ये आजकल ट्रेंड बन गया है। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए और उनकी मौत के बाद उनके परिवार की महिलाएं गायब हो गई। अतीक की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा नूरी फरार है। साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब का भी कोई सुराग नहीं है। अब माफिया की लापता लेडीज की फहरिस्त में अफशा अंसारी का नाम भी जुड़ गया है। इन महिलाओं की लोकेशन तो मिलती है, मगर ये कभी नहीं मिलती। इन्हें पकड़ने के लिए आए दिन छापेमारी होती है, मगर हर बार ये पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है। 1 साल बीत जाने के बाद भी अतीक के परिवार की महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिला है। इन महिलाओं की आपराधिक कुंडली और उनके भागने के पीछे की कहानी जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जब तक ये दोनों जिंदा थे, उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में इनका और इनके परिवार का खौफ था। मगर जब वक्त का पहिया घूमा तो दोनों माफिया मिट्टी में मिल गए और उनके परिवार की महिलाएं पुलिस से भागी भागी फिर रही हैं। अपने शौहर और भाई की मौत के बाद आखिर कौन ऐसी महिला होगी जो उन्हें आखिरी बार देखना नहीं चाहेगी? मगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मौत के बाद उनके परिवार की ये चारों महिलाएं उनके जनाजे में भी नहीं आईं। टीवी पर इनके पति और भाई की मौत की खबर आई, वो सुपुर्दे खाक भी हो गए, मगर ये महिलाएं अंडरग्राउंड ही रहीं। इन महिलाओं में 2 सबसे बड़े नाम हैं। एक है अतीक की बेगम शाइस्ता और दूसरी है मुख्तार की बेगम अफशा। दोनों इस वक्त फरार हैं। शाइस्ता पिछले 1 साल से गायब है तो अफशा अंसारी भी कई महीनों से फरार है। शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है तो अफशा पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। दोनों पर इनाम भी घोषित है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है तो अफशा पर 75,000 का। माना जाता है कि जब इनके शौहर जेल गए या मुसीबत में फंसे तब इन्हीं ने उनका कारोबार संभाला। अगर ये दोनों पकड़ी गईं तो इन्हें लंबी सजा मिल सकती है, इसीलिए ये पुलिस से बचकर भाग रही हैं। जब तक इनके शौहर जिंदा थे ये पूरे ठाट बाट के साथ रहती थीं, मगर लोगों की बद्दुआ से गले तक भरे हुए माफिया परिवार के लोग अब किसी तरह खुद को बचा रहे हैं। सबसे पहले बात अतीक के परिवार की करते हैं। अतीक के परिवार से उसकी बेगम शाइस्ता परवीन, बहन आयशा नूरी और भाई अशरफ की पत्नी जैनब फरार हैं। इन्हें ढूंढने के लिए यूपी पुलिस कई राज्यों में दबिश दे चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रेड मारी गई, गुजरात के अहमदाबाद भी पुलिस गई, महाराष्ट्र में भी दबिश दी गई, हरियाणा में भी छापेमारी हुई, दिल्ली तक भी टीम गई। मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कुछ दिनों पहले अतीक की गैंग से जुड़ा बली पंडित गिरफ्तार हुआ था। ये वही बली पंडित है जिसके घर पर शाइस्ता को उमेश पाल की हत्या के 5 दिन पहले देखा गया था। फिलहाल बली से भी शाइस्ता से जुड़ी पूछताछ चल रही है, मगर इस गिरफ्तारी से क्या सुराग मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब अंसारी परिवार की बात करते हैं। इस परिवार से सिर्फ एक महिला फरार है और वो है मुख्तार की बेगम अफशा अंसारी। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि शाइस्ता की तरह अफशा भी लंबे समय के लिए फरार हो जाए, इसलिए अब उसे पकड़ने के लिए अभियान तेज कर दिए गए हैं। अब यूपी पुलिस की साख पर सवाल है। बीते 1 साल से माफिया खानदान की 3 महिलाओं को नहीं ढूंढ पा रही पुलिस को अब चौथी को भी ढूंढना है। देखना होगा माफिया खानदान की ये लापता लेडीज कब तक सलाखों के पीछे जाती हैं।
मोहब्बत में पड़कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसकी वजह है सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, जिन्होंने सीमा और सचिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भारत की अदालत का रुख किया है। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर ने भारत के वकील मोमिन मलिक के जरिए नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सचिन सीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या है पूरा मामला, अब आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों शख्स को देखिए। एक है सचिन मीणा, जो नोएडा के रहने वाले हैं, वहीं दूसरे हैं गुलाम हैदर, जो सीमा के पाकिस्तानी पति हैं। गुलाम हैदर का आरोप है कि सीमा से अभी तक उनका तलाक नहीं हुआ है और सीमा गैर कानूनी तरीके से उसके 4 बच्चों के साथ भारत में रह रही है। गुलाम हैदर लगातार भारत सरकार से और भारत के लोगों से सीमा और उसके बच्चों को पाकिस्तान भेजने की गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक वकील के जरिए नोएडा की अदालत में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका पर गुरुवार को सीनियर जज प्रदीप कुशवाहा की अदालत में सुनवाई हुई, जहां वकील मोमिन मलिक ने कहा कि सीमा और गुलाम हैदर का अभी तक तलाक नहीं हुआ है और तलाक दिए बिना सीमा दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा मोमिन मलिक ने दलील दी है कि अगर सचिन ही सीमा के पति हैं, तो फिर जब नोएडा पुलिस ने सीमा को बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया था तो सीमा ने गुलाम हैदर को अपना पति बताकर जमानत क्यों ली थी। मोमिन ने कहा कि सीमा ने अपने पति को धोखा दिया है और अब सांप्रदायिक बयान देकर विभाजन पैदा करना चाहती है। इन दलीलों के साथ ही मोमिन मलिक ने सीमा सचिन की शादी को अवैध बताया और अदालत से उनका साथ देने वाले सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तो नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना और अब कोर्ट ने जेवर पुलिस से इस मामले की 18 अप्रैल से पहले रिपोर्ट मांगी है। मजिस्ट्रेट सीनियर जज श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी थे, तो उन्होंने याचिका पर सुनवाई की और इन सारी धाराओं के तहत जो हमने एक शिकायत पेश की थी उसको स्वीकार करते हुए पुलिस को, जेवर पुलिस को 18 अप्रैल तक उस पर जवाब देने के लिए कहा है और जेवर पुलिस को नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी कोशिश है। क्योंकि मामला नोएडा कोर्ट में चल रहा है और इसलिए अब सीमा और सचिन को एक दूसरे से अलग होने का डर सताने लगा है। डर इस बात का भी है कि अगर कोर्ट का फैसला गुलाम हैदर के पक्ष में आया तो कहीं सीमा को पाकिस्तान ना लौटना पड़ जाए। पबजी से शुरू हुई सीमा और सचिन की लव स्टोरी शादी और उनके बच्चे तक तो पहुंच गई, लेकिन मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सीमा को पाकिस्तान लाने के लिए कसम खाई है और अपनी कसम को पूरा करने के लिए गुलाम हैदर ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। सचिन के प्यार की जीत होगी या फिर गुलाम हैदर अपनी कसम पूरी करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से कोर्ट में लगाई गई याचिका से सचिन के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि सचिन और उसके परिवार के लोगों ने हजारों ताने सुनकर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को अपनाया था और अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान गई तो सचिन का क्या होगा। हालांकि सचिन सीमा के वकील AP सिंह का कहना है कि भारत का कानून किसी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में अपील करने की अनुमति नहीं देता। हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 CPC की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब बाहर रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। सचिन और सीमा के वकील AP सिंह इस पूरे मामले को गुलाम हैदर का स्टंट बता रहे हैं। इससे पहले भी गुलाम हैदर के वकील ने सीमा और सचिन को 3-3 करोड़ रुपए का और उनके वकील AP सिंह को 5 करोड़ रुपए का मानहानि केस का नोटिस भेजा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। AP सिंह को पूरा भरोसा है कि इस बार भी गुलाम हैदर को कोर्ट से झटका लगेगा और उसकी याचिका खारिज कर दी जाएगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। रोहिणी आचार्य ने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा की और इस मौके पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती समेत कई लोग मौजूद रहे।
लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी हैं। सभी पार्टियों के बड़े नेता जहां ताबड़तोड़ रैली करने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ नेता प्रचार अभियान और नामांकन करने से पहले मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। इस बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की राजनीति में एंट्री हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार सारण लोकसभा सीट से ताल ठोकती दिखाई देंगी। अपने चुनावी कैंपेन का आगाज करने से पहले रोहिणी आचार्य सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर पहुंची। इस मौके पर रोहिणी के साथ उनके पिता लालू यादव, माता राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती समेत कई लोग मौजूद रहे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। लालू यादव का परिवार काफी देर तक मंदिर में रुका रहा। पूजा करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। लालू यादव ने सारण लोकसभा सीट से इस बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है। रोहिणी आचार्य बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को चुनावी अखाड़े में टक्कर देती नजर आएंगी। ऐसे में इस बार सारण लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई होने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लालू परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़ने के सवाल पर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि उनके लिए लालू परिवार के खिलाफ लड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो लालू परिवार के सदस्यों को हरा चुके हैं। मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका था और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूँ, उनसे भी जीत चुका हूँ या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने 2014 में चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी के सामने लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। ऐसे में इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपनी एक किडनी अपने पिता लालू यादव को डोनेट की थी। दरअसल लालू यादव की दोनों किडनी खराब होने के बाद सिंगापुर में डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। डॉक्टरों की बात सुनते ही लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देने का फैसला किया। हालांकि लालू यादव नहीं चाहते थे कि रोहिणी उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट करे, लेकिन रोहिणी ने ऐसा करने के लिए उन पर दबाव बनाया, जिसके बाद लालू यादव इसके लिए तैयार हो गए। सिंगापुर में लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इस दौरान लालू यादव सिंगापुर में रोहिणी आचार्य के घर पर ही ठहरे थे। रोहिणी आचार्य के इस काम की देश भर में तारीफ हुई थी।